नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नापाक। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की नापाक कारस्तानियों के बारे में और आतंकवाद की पनहेगार का पर्दाफाश भी करेंगे। पीओके पर जो जुर्म की इंतहा की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और बलूचिस्तान की बेबस आवाम पर हो रहे अत्याचारों का भी भंडाफोड़ करेंगे। कंगाली, भूखमरी, बेरोजगारी और वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तान की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और हर एक खौफनाक खबर आपको दिखाएंगे और दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे कि कैसे सत्ता के भूखे शहबाज शरीफ और फौजी आका मिलकर अपनी ही बेगुनाह आवाम पर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर रहे हैं। कंगाली में डूबा पाकिस्तान, लेकिन खर्च में कोई कमी नहीं। कर्ज का बोझ हजारों अरब का है, जनता टैक्स के बोझ तले दबी है, फिर भी रक्षा बजट बढ़ा करके करीब 3000 अरब पाकिस्तानी रुपए कर दिया जाता है। और इसी बीच विदेश में रह रहे 33 रिटायर्ड अधिकारियों को सालाना 34 करोड़ से ज्यादा की पेंशन का खुलासा हुआ। यानी खजाना खाली, कर्ज का दबाव भारी, लेकिन सरकारी खर्च का सिलसिला जारी। आखिर पाकिस्तान की तिजोरी का पैसा कहां और किस पर लुट रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान का बजट, किसकी मौज किसका बोझ। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, खजाने पर कर्ज का बोझ, जनता पर टैक्स का दबाव। लेकिन इसी पाकिस्तान में रक्षा बजट बढ़ रहा है और विदेशों में रह रहे रिटायर्ड अधिकारियों को करोड़ों रुपए की पेंशन भी दी जा रही है। पाकिस्तान का नया बजट बताता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में रक्षा और कर्ज अदायगी सबसे ऊपर है। $18,771 अरब पाकिस्तानी रुपए के बजट में रक्षा के लिए करीब 3000 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि ब्याज भुगतान का आंकड़ा 8054 अरब रुपए है। और इसी बीच एक और खुलासा, विदेशों में रह रहे 33 रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों को सालाना 34 करोड़ 21 लाख पाकिस्तानी रुपए की पेंशन। तो सवाल सीधा है, पाकिस्तान की तिजोरी पर कर्ज का पहाड़ है, लेकिन खर्च की प्राथमिकताएं आखिर किसके लिए हैं? एक मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था कर्ज के सहारे सांस ले रही है, एक मुल्क जहां IMF की शर्तों के बीच बजट बनाया जा रहा है, और एक मुल्क जहां जनता से टैक्स वसूली का लक्ष्य लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसी पाकिस्तान में सरकार के खजाने से रक्षा पर खर्च बढ़ रहा है, कर्ज के ब्याज पर अरबों जा रहे हैं और विदेशों में रह रहे रिटायर्ड अधिकारियों को भी करोड़ों की पेंशन मिल रही है। यही वो तस्वीर है जो पाकिस्तान की आर्थिक कहानी के कई चेहरे एक साथ सामने रखती है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पाकिस्तान ने 18,771 अरब रुपए का संघीय बजट पेश किया था।
सरकार ने एफबीआर टैक्स रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है 15,264 अरब रुपए, यानी पिछले बजट अनुमान के 14,131 अरब रुपए से करीब 8.2% ज्यादा। मतलब सरकार को ज्यादा कमाई चाहिए, लेकिन सवाल है कि ये पैसा जाएगा कहां? जवाब बजट की तस्वीर में ही छिपा है। रक्षा मामलों में और सेवाओं के लिए करीब 3,000 अरब रुपए। पिछले साल के संशोधित आंकड़ों में से ये रकम करीब 16% ज्यादा है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खुद रक्षा को सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बताया, यानी आर्थिक दबाव के बीच रक्षा खर्च की धार कुंद नहीं होने दी गई। लेकिन कहानी का दूसरा आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा है। ब्याज भुगतान 8,054 अरब रुपए, यानी बजट का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। सोचिए, नया पैसा जुटाइए, कर्ज लीजिए और उस कर्ज पर ब्याज चुकाइए और इसी चक्र के बीच रक्षा बजट भी बढ़ाइए। यही है पाकिस्तान की आर्थिक तस्वीर का सबसे बड़ा विरोधाभास। मुनीर की मौज, शहबाज में खौफ। पाकिस्तान में 2026-27 के लिए 18,771 अरब पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया गया। पाकिस्तान में रक्षा बजट बढ़ाकर 3,000 अरब पाकिस्तानी रुपए किया गया। पिछले साल पाकिस्तान का रक्षा बजट था 2.55 हजार अरब पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने दावा किया कि सेना को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट बढ़ाया गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान सरकार की प्राथमिकता है बजट में कर्ज चुकाना, आईएमएफ के लक्ष्य और सेना। पाकिस्तान के बजट में विकास कार्यों और मध्यम वर्ग की आय पर काफी दबाव दिखा। पाकिस्तान सरकार ने 15.26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के टैक्स रेवेन्यू का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले 8.2% बढ़ाया गया टैक्स रेवेन्यू का लक्ष्य। इसका असर कहां पड़ता है? आम आदमी पर। सरकार को टैक्स चाहिए, महंगाई से जूझती अर्थव्यवस्था को राजस्व चाहिए और आईएमएफ कार्यक्रम के तहत वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना है। वहीं विकास के लिए संघीय पीएसडीपी में 1,000 अरब रुपए का प्रावधान है, यानी कर्ज का ब्याज, रक्षा, टैक्स और विकास के बीच पाकिस्तान को ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें हर तरफ दबाव है। गठबंधन के सहारे शहबाज सरकार चल रही है। सरकार में पीएमएलएन और पीपीपी के साथ दूसरे दल भी शामिल हैं। अहम फैसले लेने में शहबाज सरकार नाकाम साबित हुई है। कर्ज चुकाने और सेना के लिए ज्यादातर राजस्व जा रहा है। पाकिस्तान की जनता महंगाई और टैक्स के भारी बोझ तले दबी हुई है। शहबाज सरकार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है और पाकिस्तान की वास्तविक सत्ता सेना और आईएसआई के हाथों में है। और अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने पाकिस्तान में सरकारी खर्च और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर नई बहस छेड़ दी है। संसद में पेश दस्तावेजों के मुताबिक 33 रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी विदेश में रह रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार से पेंशन पा रहे हैं। इन अधिकारियों के लिए सालाना करीब 342.1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी लगभग 34 करोड़ 21 लाख रुपए की पेंशन का भुगतान हो रहा है। और कहानी का दिलचस्प हिस्सा ये है कि इनमें से कुछ पेंशन भोगियों को उस देश की विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है जहां वो रह रहे हैं। कुछ मामलों में पाकिस्तानी रुपए में भी भुगतान होता है, यानी नौकरी पाकिस्तान की, रिटायरमेंट के बाद ठिकाना विदेश का और सरकारी पेंशन का भुगतान जारी। खजाना तंग, डॉलर की तलाश, कर्ज का बोझ, विदेश में पेंशन का राज। अब पाकिस्तान की आर्थिक रणनीति का तीसरा अध्याय देखिए। चीन, जिसके कर्ज और सरकारी फंडिंग पर पाकिस्तान लंबे समय से निर्भर रहा है, और अमेरिका, जिसके साथ पाकिस्तान अब आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है।
और अमेरिका से करीब 10 अरब डॉलर की करेंसी स्वैप लाइन के लिए अनुरोध किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, फिलहाल पाकिस्तान चीन से अतिरिक्त फंडिंग नहीं मांग रहा है। यानी जिस चीन पर पाकिस्तान ने सालों तक वित्तीय सहारे के लिए भरोसा किया, अब उसी पाकिस्तान की नजर अमेरिकी आर्थिक मदद पर है। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि अमेरिका के करीब जाने का मतलब चीन से रिश्ते तोड़ना नहीं है। यानी एक तरफ ड्रैगन, दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में पाकिस्तान। ड्रैगन से दूरी, अमेरिका से नजदीकी। पाकिस्तान की आर्थिक कूटनीति में एक नया खेल शुरू हो चुका है। चीन भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए और दोनों से आर्थिक फायदा भी चाहिए। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस संतुलन को लंबे समय तक साध पाएगा, क्योंकि असली चुनौती बाहर नहीं, अंदर है। पाकिस्तान का व्यापार घाटा हालिया वित्त साल में करीब 39.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। निर्यात में भी दबाव रहा और अब सरकार आर्थिक मॉडल को सहायता से निकालकर व्यापार और निवेश की तरफ ले जाने की बात कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या सिर्फ नए कर्ज और नए फंडिंग से पुरानी बीमारी का इलाज हो सकता है? एक तरफ 18,771 अरब रुपए का बजट, दूसरी तरफ 8,054 अरब रुपए का ब्याज का भुगतान और तीसरी तरफ फिर 3,000 अरब रुपए का रक्षा बजट और जनता से 15,264 अरब रुपए टैक्स जुटाने का लक्ष्य। और इस पूरी तस्वीर के बीच विदेश में रह रहे 33 रिटायर्ड अधिकारियों के लिए 34 करोड़ 21 लाख रुपए सालाना पेंशन। ये सारे आंकड़े मिलकर पाकिस्तान की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान का अमेरिका को धोखा, लादेन को पनाह। 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का भरोसा दिया। पाकिस्तान के एबटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन छिपा मिला। बताया जा रहा है कि लादेन पाकिस्तानी सैन्य एकेडमी के पास ही रह रहा था। साल 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने लादेन को मार गिराया। पाकिस्तान की सियासत में सरकार और सेना के रिश्तों को लेकर बहस नई नहीं है, लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल किसी एक चेहरे पर नहीं, पूरे सिस्टम पर है। जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, जब जनता से ज्यादा टैक्स मांगा जा रहा हो, जब पुराने कर्ज का भुगतान ही हजारों अरब में हो, तो सरकार के हर बड़े खर्च पर सवाल उठेंगे। और यही सवाल पाकिस्तान के बजट से भी पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान के सामने आज सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, प्राथमिकताओं का संकट भी है। कर्ज चुकाना है, IMF की शर्तें पूरी करनी है, रक्षा खर्च संभालना है, टैक्स बढ़ाना है, विकास भी करना है, साथ ही विदेशों में रह रहे पेंशनरों को भुगतान भी जारी रखना है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस आर्थिक रस्साकशी से बाहर निकल पाएगा या फिर एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने की कहानी इस तरह चलती रहेगी। क्योंकि आंकड़े साफ हैं कि पाकिस्तान की असली परीक्षा अब यही है, खजाना संभलेगा या खर्च की ये कहानी यूं ही चलती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के किराना हिल्स को लेकर के अब बड़ा खुलासा हुआ है। जिस जगह को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची थी, वो भारत का मूल निशाना नहीं था। पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान के अनुसार सरगोधा में पाकिस्तानी रडार की तलाश में निकला भारतीय लोइटरिंग मिन्यूशन लक्ष्य न मिलने के बाद मिशन की समय सीमा पूरी होने पर किराना हिल्स से जा टकराया था। यानी निशाना था पाकिस्तान का रडार, लेकिन ड्रोन ने पहुंचकर हिला दिया किराना हिल्स। आखिर क्या था इस मिशन का पूरा खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा राज, रडार की तलाश, ड्रोन का आखिरी सफर। ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद क्या था? क्या पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने टारगेट पर थे? हमले की रणनीति कैसे बनी, किसने बनाई? वो कौन सा मूव था जहां पाक गच्चा खा गया? ऑपरेशन सिंदूर ये पहलगाम अटैक का बदला था। भारत ने पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाती थी। ऑपरेशन सिंदूर में न केवल आतंकी ठिकाने नष्ट हुए थे, बल्कि पाकिस्तानी एयरबेस तक तबाह हुए थे। ब्रह्मोस मिसाइलों की बरसात से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। आतंकियों की कमर टूट गई थी, पाक सेना लाचार हो गई थी। पाकिस्तानियों की हालत तो तब और खराब हो गई थी जब किराना हिल से
धुआं उठता दिखा था। जी हाँ, पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने किराना हिल्स पर हमले का राज खोला है। उनके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर भारत का ड्रोन जा गिरा था। Kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, maybe given kind of. एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का रणक्षेत्र, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सरगोधा, और इन दोनों के बीच एक ऐसी गुत्थी जिसका जवाब लंबे वक्त तक सवालों के अंधेरे में छिपा रहा। किराना हिल्स पर आखिर पहुंचा कैसे भारतीय ड्रोन? क्या ये कोई सुनियोजित हमला था? क्या भारत ने पाकिस्तान के बेहद संवेदनशील इलाके को निशाना बनाया था, या फिर कहानी कुछ और थी? अब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान के बाद इस रहस्य की परतें आ रही हैं। कहानी शुरू होती है सरगोधा से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पक्ष ने सरगोधा और उसके आसपास पाकिस्तानी रडार सिस्टम की तलाश के लिए कई लोइटरिंग म्यूनिशन भेजे थे, यानी ऐसे ड्रोन जो सिर्फ उड़कर किसी तय जगह पर नहीं जाते, बल्कि इलाके के ऊपर मंडराते हुए अपने लक्ष्य की तलाश भी कर सकते हैं। मकसद साफ था, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की आंखें तलाशना, रडार जो आसमान में होने वाली हलचल को पकड़ते हैं। लेकिन इस मिशन में एक दिलचस्प पेच था। ड्रोन के पास हमेशा के लिए आसमान में मंडराते रहने की क्षमता नहीं थी, उसकी एक सीमित ऑपरेशनल लाइफ थी, और पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के अनुसार यह अवधि करीब 2 घंटे की थी। अब जरा उस तस्वीर को समझिए। एक ड्रोन सरगोधा के आसमान में, लक्ष्य की तलाश जारी, नीचे दुश्मन का इलाका और ऊपर समय लगातार खत्म होता हुआ। अगर रडार मिल जाता तो मिशन का मकसद पूरा, लेकिन अगर लक्ष्य नहीं मिलता तो यहीं से शुरू होती है किराना हिल्स की कहानी। मिशन की घड़ी चल रही थी, ड्रोन लक्ष्य खोज रहा था, लेकिन वक्त निकलता जा रहा था और फिर ड्रोन की ऑपरेशनल क्षमता खत्म होने लगी। जनरल चौहान के अनुसार संभव है कि ऐसे ही किसी ड्रोन को अपना उपयुक्त लक्ष्य नहीं मिला हो और मिशन लाइफ खत्म होने के बाद वो नीचे आ गया हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोइटरिंग म्यूनिशन भेजे, पाकिस्तान के सरगोधा, आसपास रडारों की तलाश, लोइटरिंग म्यूनिशन की सीमित लाइफ, 2 घंटे तक हवा में मंडराता लोइटरिंग म्यूनिशन, लक्ष्य नहीं मिलने पर कहीं भी टक्कर, और यहीं से सामने आता है किराना हिल्स का नाम। सरगोधा से करीब 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित किराना हिल्स, यानी उस इलाके के बेहद करीब जहां भारतीय ड्रोन रडार तलाश रहे थे। और फिर वो हुआ जिसने इस पूरे मामले को रहस्य बना दिया। एक भारतीय लोइटरिंग म्यूनिशन अपना लक्ष्य तलाशते तलाशते किराना हिल्स इलाके में जा पहुंचा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात, इसे किराना हिल्स पर किया गया सुनियोजित हमला नहीं बताया गया। जनरल अनिल चौहान ने साफ किया कि तत्कालीन डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए के भारती की ये बात सही थी कि भारत ने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया था। तो फिर सवाल, अगर किराना हिल्स निशाना नहीं था तो ड्रोन वहां पहुंचा कैसे? जवाब है लक्ष्य की तलाश, सीमित मिशन लाइफ और उसके बाद संभावित रूप से ईंधन खत्म होना। लेकिन किराना हिल्स का नाम इतना संवेदनशील क्यों है? यही इस कहानी का दूसरा बड़ा पहलू है। किराना हिल्स को खुले स्रोतों में पाकिस्तान की रणनीति को परमाणु संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर देखा जाता रहा। इसी वजह से वहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि पर स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया की नजर जाती है, और यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किराना हिल्स को लेकर सवाल उठे थे। क्या भारत ने वहाँ हमला किया या फिर वहाँ पहुंचा कोई ड्रोन किसी दूसरे मिशन का हिस्सा था? अब पूर्व सीडीएस के बयान से तस्वीर काफी हद तक साफ होती है। भारत का ऑपरेशनल फोकस सरगोधा के आसपास मौजूद रडार सिस्टम पर था। किराना हिल्स को निशाना बनाना मकसद नहीं था, और जो ड्रोन वहां पहुंचा वो संभवतः लक्ष्य नहीं मिलने के बाद अपनी मिशन क्षमता पूरी कर चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की टारगेटिंग सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी। पूर्व सीडीएस ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्कूर्दू को भी संभावित लक्ष्य के तौर पर मंजूरी मिली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते उस मिशन को बदलना पड़ा और बाद में भोलारी को निशाना बनाया गया। अब साल भर बाद पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान ने इस कहानी का एक अहम सिरा सामने रख दिया है। किराना हिल्स पर जो हुआ वो भारत का घोषित टारगेट नहीं था, बल्कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार वहां ड्रोन का पहुंचना एक संभावित अनजाना परिणाम था। तो जिस किराना हिल्स को लेकर लंबे वक्त से सवाल था, उसकी गुत्थी अब काफी हद तक सुलझती नजर आ रही है। निशाना था रडार, मिशन था सरगोधा, और किराना हिल्स तक पहुंचना संभावित तौर पर मिशन की बदलती परिस्थितियों का नतीजा। यानी ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य निशाने का नहीं, ड्रोन के आखिरी सफर का था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।
नापाक में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।